बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल MTL टीवी। आज हम बात करेंगे कि बर्फ पिघलती नजर आ रही है। एक तरफ देखें कि इमरान खान के खिलाफ आज केस का फैसला होना था, जो नहीं हुआ, फिर तारीख आगे बढ़ा दी। दूसरी तरफ देखें, मुलाकात इमरान खान की होनी थी मुज़ाकराती टीम से, अभी तक उसके बारे में कोई इत्तला नहीं है जिस वक्त तक हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मतलब ये कि गू मगू की कैफियत है। अगर हम ये देखें कि ये जो फैसला आज होना था और गुज़िश्ता पेशी पर जज साहब की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि लंबा फैसला है, लिखा जा रहा है। हालांकि इससे पहले जब इमरान खान को पहली मर्तबा सजा दी गई तो उस वक्त फैसला महफूज हुआ, आधे घंटे बाद वो सुना दिया गया और वो सुनाया भी गया। जो फैसला सुनाया गया वो 35 सफ़हात पर मुश्तमिल था। मतलब अभी तक आज की दुनिया में कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो कोई फैसला महफूज करे और आधे घंटे बाद 35 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तमाम दलाइल के साथ, तमाम बयानात के साथ, सवालात जवाबात के साथ वो कंपाइल कर ले। मतलब इतना तो आधे घंटे में 35 सफ़हात का मटेरियल भी इंसान सोच नहीं सकता कि जाए के ऐसी कोई मशीन इजाद हो जो इसे टाइप भी कर ले, प्रिंट आउट भी निकाल ले, जज साहब के साइन भी हो जाए और वो फैसला सुना दे। मतलब इस वक्त जो फैसला करने वाले हैं, जज नहीं, जो फैसला करने वाले हैं, वो इस वक्त एक कशमकश का शिकार हैं और वो देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, उसके लिए सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर या जिद्दोजहद या उनकी हिमायत की जरूरत नहीं है। अब इस वक्त दुनिया में सिनारियो तब्दील हो गया है, खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद। और जिस तरह की टीम उनकी आती चली जा रही है उस पर अगर हम बात करें तो उसमें बहुत से लोग जो इमरान खान को पहले से जानते हैं। कुछ लोग उन्हें क्रिकेट की वजह से जानते हैं, कुछ लोग उन्हें सियासत की वजह से जानते हैं और कुछ लोग उन्हें जानते हैं बहैसियत एक हुक्मरान। और जहां भी गए उन्होंने अपने नक्श छोड़े। हमारे ये जो हुक्मरान है ना, ये जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां दास्तान छोड़ के। ये नक्श छोड़ना और दास्तान छोड़ना, इनमें फर्क होता है। जैसे अब देखें कि दुबई के हुक्मरान आए UAE के और यहाँ रहीम यार खान शिकार खेलने, और जाहिर है वो हमेशा से आते हैं यहाँ, एक अरसा दराज से, हमेशा से तो मैं नहीं कह सकता, अरसा दराज से वो लोग यहाँ आते हैं और पाकिस्तान में जो है वो यहाँ आकर शिकार खेलते हैं। और उनकी वजह से बहुत से लोग जो इंतहाई गरीब हुआ करते थे, होते थे, बहुत से लोग अब बहुत अमीर हो गए हैं, अमीर ज़ादे हो गए हैं और अब उनकी अमीरों में शादियां भी हो गई हैं। मिसाल में नाम तो खैर मुझे लेना मुनासिब नहीं है कि रहीम यार खान के एक ढोल बजाने वाले जो हमारे खुसरों को नचाया करते थे, हिजड़ों को नचाया करते थे, ढोल बजाते थे, रहीम यार खान में वो एक बहुत बड़े फनकार थे अपने वक्त और बड़ी फीसों और फरमाइश के साथ शादी ब्याह में आया करते। अब उसके बाद उन्होंने जब दुबई के हुक्मरानों से ताल्लुक बनाया, अब उनकी औलादें और उनकी औलादों की औलादें इस वक्त खरबोपति, अरबों में भी नहीं, खरबोपति, और उनकी बहुत बड़े बड़े खानदानों में रिश्तेदारी। अब ऐसी सूरत हाल में जब वो आए यहाँ तो हमारे वजीर आजम वहां गए। उनके आने के बाद
कल जो मैंने फुटेज देखी वो मुझे बहुत शॉकिंग फुटेज थी कि वो जो हमारे सरबराह है, हमारे मेहमान हैं, वो एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं, वजीर आजम का जहाज उतरता है जिसमें वजीर आला पंजाब भी मौजूद हैं और वो उन्हें रिसीव कर रहे हैं। यानी ऐसा ही है जैसे मेरे घर मेहमान आए हुए हों और मेरे मेहमान मुझे अपने घर में रिसीव कर रहे हैं। ये वैसे मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि इससे पहले एक मरतबा मुझे इसी तरह की एक फुटेज अजीब और लगी थी, जब 1999 में वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर जा रहे थे। कराची एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च से जब वो निकले तो एयरपोर्ट की सीढ़ियों तक उनके साथ जो शख्स उन्हें छोड़ने जा रहा था, अलविदा कहने जा रहा था, उन्हें रुखसत करने जा रहा था, वो कोई और नहीं था, वो उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ था। वो बड़ी हैरत अंगेज फुटेज थी वो, जिसके बाद पता चला कि जी वहां जाकर नवाज शरीफ साहब ने सीज फायर का ऐलान कर दिया और पाकिस्तानी फौज को वापस बुला लिया। तो ये जो सूरत हाल थी कि उनको रिसीव किया गया और उसके बाद वजीर आला मरियम नवाज साहबा ने जो उनसे मुसाफिया किया, वो मुसाफिया जो था वो हमारी रिवायत, कल्चर, दीन उसमें कहीं नहीं। मुझे उनके इस हाथ मिलाने पर कोई एतराज नहीं, ये उनका जाती मामला है, लेकिन मुझे तरस आ रहा है कैप्टन सफदर पर कि कैप्टन सफदर पर क्या गुजर रही हो, वो क्या देख रहे होंगे, क्या महसूस कर रहे होंगे। वैसे भी हम अगर देखें तो कैप्टन सफदर इस वक्त पूरे सिनेरियो से आउट है। जो मेरी सिक्स सेंस या मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है, मेरा ख्याल यह है कि इनके ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं और इतने कशीदा भी हो सकते हैं कि शायद इनमें अलहदगी भी हो चुकी हो। अब ये तो वाकिफाने हाल का पता है नहीं, वो जानते हैं ज्यादा बेहतर कि इस वक्त असल हालात क्या हैं, लेकिन जो तस्वीर थी उस तस्वीर ने पाकिस्तानियों को और तमाम लोगों को एम्बेरस जरूर किया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि वजीर आजम ही की बात हो रही है, तो ये जो तस्वीर है और ये जो इस्तकबाल है, इसमें वजीर आजम ने गुज़श्ता 2-3 दिन पहले एड़ियां रगड़ने की इजाजत मांगी थी। तो आज जो है, गुज़श्ता रोज जो उनको मैंने देखा, जब उनकी भतीजी हाथ में ला रही थी, तो मुझे लग रहा था जैसे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एड़ियां रगड़ना शुरू कर दी हैं। अब पता नहीं अब वहां से पानी निकलता है या तेल, ये तो वो ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें बैनुल अक़वामी तौर पर, इस वक्त जो बांग्लादेश में हमने परसों बात की थी कि बांग्लादेश में बानी की बात की जा रही है कि बांग्लादेश का बानी कौन था। बांग्लादेश का बानी जनरल ज़ियाउर रहमान को करार दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ऐलान आजादी किया था। इस वक्त पाकिस्तान में शेख हसीना वाजिद के बाद जो हुकूमत बांग्लादेश में बनी है, हमने तो उस वक्त पाकिस्तान की वजारत खारजा को मशवरा दिया था कि फौरन आप इस पर काम शुरू कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। उन्होंने 25 साल एक साथ गुजारा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद। ये अलग बात है कि हम बहुत मुश्किल हालात की वजह से एक दूसरे से अलग हुए या अलग कर दिए गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश जो थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जब वो अलग हुए तो वो एक, समझ लें कि वो एक सर्जिकल ऑपरेशन था, एक सर्जरी थी, जिसमें दो धड़ों को जो मिले हुए थे उनको काट कर एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। अब वो पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में है या वो बंगाली जो पाकिस्तान में, वो एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, एक दूसरे के इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, मोहब्बत। बांग्लादेश में रहने वाले तमाम बिहारी जो आज भी कैंपों में मौजूद हैं, ना सिर्फ वो बल्कि उनकी औलादें पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी रहेंगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त ऑप्ट किया था। और जो बंगाली गुज़श्ता 25-30 साल में यहां आए, यहां बसे, यहां रह रहे हैं, वो जाहिर है बंगाली तो हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी। तो अब हमारी हुकूमत को शुक्र है, देर से ख्याल आया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत, कि
ہمارے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ بنگلہ دیش ہمارا بچھڑا ہوا بھائی، اسے تلاش کر لیجئے، وقت ضائع نہ کیجیے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، بھارت اپنی جو اس کی عادت ہے وہ اپنی عادت سے مجبور ہے، لیکن چین نے اسے وہ سبق سکھا رہا ہے، اور انہوں نے 2 کاؤنٹیز کو جو لداخ کی ہیں کچھ علاقہ، اس پر چین نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر 2 کاؤنٹیز بنائی ہیں، اور 2 کاؤنٹیز بنا کر اسے اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ بات طے ہے کہ بھارت کچھ بھی ہو جائے چین سے مقابلہ نہیں کر سکتا، مقابلہ تو وہ پاکستان سے بھی نہیں کر سکتا، لیکن اگر ہمیں اپنوں کو مارنے سے فرصت مل جائے تو، اگر ہم اپنے ہی کو مارتے رہیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے حکمران کوششیں کرتے ہیں کہ بھارت سے تعلقات بہت اچھے ہوں، باقی چاہے کسی ملک سے ختم ہو جائیں۔ حالانکہ ہمارے مغرب میں جو 2 ممالک ہیں، ایران اور افغانستان، ہمارے مسلم ممالک ہیں، برادر مسلم ممالک ہیں، اور یہاں سے شروع ہونے والا ایک رابطہ، مستقل رابطہ، جو پوری مسلم ورلڈ کو، ایک میجورٹی ہے مسلمانوں کی، اس کو آپس میں ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے، وہ ترکی ہو، وہ افغانستان ہو، وہ کویت ہو، سعودی عرب ہو، شام ہو، عراق ہو، اس طرح یہ تمام مسلم ممالک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اس وقت ہماری جو سب سے زیادہ، اگر ہم بنگلہ دیش میں اپنے پچھڑے ہوئے بھائی تلاش کر سکتے ہیں، تو ہم افغانستان اور ایران میں موجود جو لوگ ہیں، ان کی حکومتیں ہیں، ان سے تعلقات بہتر بنا کر ان بھائیوں کو سوتیلا بھائی بنانے سے بھی منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے، کیونکہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ میں اتنے مصروف ہیں کہ ہم لوگوں کو جو کام کرنا ہے اس پر ہم توجہ نہیں دے رہے، اور اگر کوئی اس کی طرف ہماری توجہ دلاتا بھی ہے تو ہم صرف نظر کرتے ہیں، اور یہ صرف نظر صرف اس وقت بلوچستان KPK کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر نہیں ہے، یہ صرف نظر اپنے پیارے پاکستان کے لیے بھی ہے۔ خدا کوشش کیجیے پاکستان کی یہ اکائیاں محفوظ رہیں اور مربوط رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔